तो बताओ तुम लोग, एक जगह जहाँ की वो जगह हम लोग के लिए बहुत ख़ास है, वो जगह कौन सा है, कौन सा होता है? हाँ, घर है ना। हम लोग की बहुत बहुत हमारे लिए बहुत ख़ास जगह है घर, बहुत ज़्यादा ख़ास है। आज उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और जिसमें कि एक प्यारा सा परिवार रहता है और उसी परिवार के बारे में हम लोग क्या करना है, आज पढ़ना है। तो आज देखो टॉप हेडिंग क्या है, मेरा घर और परिवार, जिसको क्या बोलते हैं, माय हाउस एंड फैमिली। ठीक है, पता है कि से मेरा का माय, घर का हाउस, और का एंड, परिवार का फैमिली होता है। सबसे पहला चीज़ जो आता है मेरा घर, यानी मेरा घर, माय हाउस। ठीक है, अब देखो इसमें यहाँ पे लिखे क्या है, घर क्या है। तो घर वो जगह है जहाँ पे हम लोग क्या है, रहते हैं, है ना। घर वो जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। उसके बाद और घर जो होता है हमारे लिए करता क्या है, और घर में क्या होता है, घर जो है हमको क्या करता है, धूप से बचाता है, ठीक है, ठंड से बचाता है, गर्मी से बचाता है ना, बारिश से बचाता है, ये सब जगह से बचाता है। घर हमारे लिए कितना ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है घर का। तो हम लोग उस घर में रहते हैं, तो हम लोग खुशनसीब है कि हम लोग के सर पे एक छत है। ठीक है, बहुत ऐसा परिवार अभी भी है, जो कि बहुत ऐसा परिवार है कि जुग्गी बुग्गी में रहता है, उनका लाचारी, उनका बेबसी कैसा होगा। तुम लोग को तो फिर भी एक आश्रय मिला हुआ है अच्छे तरह से, माँ बाप अभी तक में कोई आँच नहीं आने दिया है जीवन पे, हर वो प्रयास कर रहा है जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर हो सके। जैसे पढ़ा रहा है, पढ़ाई में लगने वाले जितने भी इक्विपमेंट होता है, सामान होता है, वो सब चीज़ ला के दे रहा है, परवरिश सही ढंग से कर रहा है, तुम लोग का ज़रूरतें पूरा कर रहा है। और उसके बावजूद भी अगर नहीं पढ़ता है, लापरवाह की तरह चलता है, नहीं पढ़ता है, तो तुम लोग का बेवकूफ़ी है बहुत बड़ा। यहाँ पे फोकस रखना। उसके बाद क्या है, घर हमें सुरक्षा और आराम देता है ना। घर पे ही, घर में रहने से हमको डर लगता है, नहीं लगता है, इसलिए घर हमें क्या करता है, सुरक्षा देता है और आराम देता है। अब जानते हैं घर के प्रकार। घर के प्रकार का अर्थ क्या हो गया यहाँ पे। घर देखो, घर दो प्रकार का होता है, एक होता है कच्चा घर और एक होता है पक्का घर। कच्चा घर जो होता है वो अधिकांश कहाँ होता है, गांव में होता है, और पक्का घर जो होता है वो अधिकांश कहाँ होता है, शहर में। कच्चा घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बना होता है, लेकिन पक्का घर जो है ईंट, सीमेंट और लोहा से बना होता है, कंक्रीट से भी बना हुआ रहता है। समझ गया ना। उसके बाद देखो घर के भाग। अब घर जब है तो घर के क्या पढ़ेंगे, भाग। घर का भाग कौन कौन सा होता है। पहला जो होता है वो क्या है, शयन कक्ष। शयन कक्ष बोले तो बेडरूम, जहाँ हम लोग सोते हैं। बेडरूम का क्या काम है, जहाँ हम लोग सोते हैं। उसके बाद बैठक कक्ष, जिसको बोला जाता है लिविंग रूम। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, जहाँ मेहमान बैठते हैं। मेहमान सब आते हैं तो उसको बैठने के लिए आसरा देते हैं ना, जहाँ पे वो बैठता है, घंटों 2 घंटों तक बैठ के समय बिताता है, रहता है, तो उसी को बोला जाता है बैठक कक्ष या लिविंग रूम, जहाँ मेहमान बैठते हैं। एक होता है रसोई घर, जिसको किचन बोलते हैं इंग्लिश में, जहाँ खाना बनाया जाता है मम्मियों के द्वारा और बहनों के द्वारा। समझ गया ना, या चाचियों के द्वारा या दादियों के द्वारा खाना बनाया जाता है। तो रसोई में क्या होता है, रसोई का मतलब किचन हो गया, और जहाँ खाना बनाया जाता है। अगला क्या है, स्नान घर, जिसको इंग्लिश में बाथरूम बोलते हैं। क्या बोला जाता है, बाथरूम, जहाँ हम नहाते हैं। एक रूम जो होता है वो क्या होता है, शौचालय, जिसको बोलते हैं टॉयलेट। क्या बोला जाता है, टॉयलेट। ये दोनों में कन्फ्यूज मत होना। बाथ रूम, बाथ मतलब नहाना, रूम मतलब कमरा। बाथरूम नहाने वाला कमरा, टॉयलेट मल मूत्र त्यागने के लिए। ठीक है, तो शौचालय का भी होना जरूरी है, टॉयलेट का भी होना जरूरी है, क्योंकि मान के चलो कचरा चीज़ को हम कचरे वाला स्थान पे ही रखेंगे ना। अगर इधर उधर फैलाएंगे तो उससे हमारा ही स्वास्थ्य क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। इसलिए इनके लिए एक जगह निर्धारित किया जाता है, जिसको बोला जाता है शौचालय।
कि अब जो भी हो बच्चे को शुरू से ही सिखाया जाता है कि यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो भी होता है वो कचरा वाला चीज़ यहाँ पे करना है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, घर को सुंदर कैसे बनाते हैं, है ना, घर को सुंदर कैसे बनाते हैं। तो घर को जो सुंदर बनाने का कारण है क्या है, सफाई रख के और सजावट करके। क्या करना है, सफाई करके रखना है और सजावट करना। अब सफाई करके रखने में कारण क्या है, झाड़ू लगाना, ठीक है, झाड़ू लगाना। और कचरा को सही जगह पे रखना। सही जगह क्या है, डस्टबिन। सही जगह क्या होता है, डस्टबिन होता है। अब डस्टबिन अगर नहीं है तो डस्टबिन बना लेंगे। कोई रफ पदार्थ ऐसे घर में पड़ा हुआ रहता है, टूटा हुआ बाल्टी, टूटा हुआ अदर चीज़ और सब भी रहता है, जिसको रफ वो सब क्या है, रफ पदार्थ है, फालतू का पदार्थ है, तो उसको क्या करेंगे, डस्टबिन बना लेंगे और उसमें जमा करके रखेंगे। फिर जब वो डस्टबिन भर जाएगा तो उनको कचरा वाला स्थान पर जाके फेंक आएंगे। तो इससे स्वास्थ्य हम लोग का सही रहेगा। अगर कचरा को जो है पता इधर उधर अगर जहाँ मन हुआ वहाँ फेंक दिए तो उससे क्या होता है, जब कचरा पे वो सड़ेगा गलेगा तो उनमें कुछ बैक्टीरिया फरता है। बतलाए थे साइंस जब पढ़ाते तुम लोग को बतलाए थे ना, उस पर मृतजीवी पदार्थ सब क्या होता है, बैठता है, उगता है और उससे स्वास्थ्य खराब होने का संभावना रहता है, ठीक है। उसका दूसरा क्या है, सजावट करके। सजावट में क्या करना है, पौधे लगाना है। और दीवार पे अगर मिट्टी का घर है या मकान का घर है, जो भी घर है जिसके पास, चित्र बनाना है, उस पर फूल पत्ती सब बनाने के बाद देखना अच्छा लगता है दिखने में, उसका दृश्य चेंज हो जाता है। तो सजावट करके, और सजावट में क्या करना है, पौधे लगाना है और दीवारों पर चित्र बनाना है, ठीक है। अब देखो सजावट, ये पौधे लगाने का क्या अर्थ हुआ कि घर का, जहाँ पे हम लोग का घर होता है उसके आसपास में पौधे लगाना, ठीक है। आसपास में अगर दरवाजे पे लगाना है तो लगा लो, जैसा पौधा लगाना है। अगर तुमको इच्छा है कि फल देने वाला पौधा लगाएंगे, जैसे आम सब का हो गया, लीची सब का हो गया, तो ये सब भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ पौधा ऐसा है जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम भूमिका रखता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। वो पौधा है बरगद का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़ और तुलसी का पेड़, तुलसी का पौधा। ये 4 गो पौधा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये 4 गो पौधा अगर तुम्हारे दरवाजे पे है या दरवाजे के आसपास में है तो वहाँ का वातावरण जो होता है शुद्ध रहता है, पूरी तरह से, बहुत अच्छी तरह से शुद्ध रहता है। वहाँ पे जैसे अगर हम ऑक्सीजन को हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस श्वसन की प्रक्रिया करते हैं ना, सांस लेने का काम करते हैं, सांस जो लेते हैं, सांस लेने के दौरान क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। और ऑक्सीजन अगर ये 4 पेड़ पौधा तुम्हारे घर के आसपास में है या दरवाजे पे है तो 4 पेड़ पौधा क्या करता है, उतना जितना दूर में तुम्हारा घर है या उतना आसपास का या तुम्हारा घर से ज़्यादा दूर तक भी क्या करता है, वातावरण को शुद्ध करके रखता है बहुत ज़्यादा मात्रा में। क्योंकि हवा में बहुत कुछ मिला हुआ, सिर्फ कार्बन ही, ऑक्सीजन सिर्फ नहीं है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, समझ गया ना। बहुत प्रकार का गैस इसमें, आर्गन भी है, पाया जाता है इसमें, बहुत प्रकार का गैस पाया जाता है। तो लेकिन हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक गैसें है वो क्या है, ऑक्सीजन, समझ गया ना। उसके अलावा जो भी है नुकसान ही करता है। तो अगर ये 4 पेड़ पौधा रहेगा घर के आसपास में तो वहाँ का वातावरण, ऑक्सीजन क्या करता है, वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। जितना ऑक्सीजन रिलीज करेगा पेड़ पौधा उतना ज़्यादा वातावरण क्या होगा, शुद्ध होगा। तो अगर ये 4 पेड़ पौधा घर पे, और ये 4 पेड़ पौधा अगर घर के आसपास में रहता है तो तुम्हारे घर के आसपास में जो पौधा रहता है क्यों शुद्ध रहता है, क्योंकि प्रत्येक पौधा, ये 4 गो पेड़ पौधा जो बतलाए हैं, कौन कौन, पीपल का पौधा, बरगद का पेड़, नीम का पेड़ और तुलसी का पौधा, ये 4 गो जो पेड़ पौधा बताएं, ये 4 गो पेड़ पौधा को छोड़ करके बाकी जितना भी प्रकार का पेड़ पौधा होता है वो क्या करता है, जब खाना बनाता है तभी ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। जब खाना बनाता है तब वो ऑक्सीजन छोड़ता है, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड भी अति करता है, रिलीज करता है। रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, समझ गया ना। तो ये 4 गो पेड़ पौधा छोड़ करके वो अदर पौधा जो है ऑक्सीजन भी देता है, लेकिन रात के समय में क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है, जो कि वातावरण को अशुद्ध कर देता है। अशुद्ध कर दिया तो वही हम लोग सांस जब लेते हैं, श्वसन की क्रिया जब वो करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ में क्या जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जाता है, हमारे शरीर में प्रवेश करता है।
ठीक है। लेकिन ये 4 गो पेड़ पौधा जो है जिसका नाम बतलाए थे, ये चारों पेड़ पौधा क्या करता है, खाना बनाए या जब दिन का समय हो या रात का समय हो, ये हमेशा ऑक्सीजन ही छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से क्या करता है, ग्रहण करता है, लेता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेता है और ऑक्सीजन क्या करता है, छोड़ता है। हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हानिकारक गैस है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए। तो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है तो वातावरण में कार्बन CO2 का मात्रा कम कर रहा है ना, वातावरण को शुद्ध कर रहा है ना, और ऑक्सीजन हमेशा छोड़ रहा है। तो ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वातावरण शुद्ध हो रहा है। तो इसलिए 4 गो पेड़ पौधा का बहुत ज़्यादा अहमियत। तो आसपास में पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। और पेड़ पौधा अगर एक पेड़ पौधा काटो तो कोशिश करो हमेशा 5 कम से कम 5 से 10 पेड़ पौधा लगाएं, क्योंकि वन ही जीवन है। अगर वन नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा घटेगा तो हम लोग को सांस लेने में क्या हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, इसके कारण से मौत भी हो सकती है। तो इसलिए एक पेड़ जब भी अगर एक पेड़ अगर काट रहा है तो कम से कम 5 पेड़ लगाओ, तभी एक पेड़ का काटो। कि हमारे पर्यावरण का वो हिस्सा है। मानव अपने कौशल या कला के आधार पर उनके अपने जीवन में उपयोग करने के लिए, आजीवन में उपयोग करने के लिए पेड़ पौधा का इस्तेमाल बहुत चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे बेंच का इस्तेमाल, अगर मान के चलो अगर बेंच ये है तो ये ज़रूरत है ना अभी तुम लोग के लिए, बैठ के पढ़ने के लिए ज़रूरत है, तो काटना तो पड़ेगा ही, तब तो हम बेंच बनवाएंगे ना, है कि नहीं। उसके बाद चेयर बैठने के लिए ज़रूरत है, बेड सोने के लिए ज़रूरत है ना, डाइनिंग टेबल सब हो गया, खाने के लिए ज़रूरत है। तो इस लकड़ी से बनता है और इसका तो ज़रूरत है हमें, तो हम तो पेड़ को काटेंगे। लेकिन हाँ, काटने बड़ी बात नहीं, अगर एक का काट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कम से कम एक के पीछे 5 पौधा लगाएंगे, कम से कम 5 पौधा, ज़्यादा तुम लगा सकता है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन क्या होगा, बना रहेगा। समझ आ गया ना, पर्यावरण का संतुलन क्या रहेगा, बना रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मेरा परिवार, अब आते हैं मेरा परिवार यानी माय फैमिली। अब क्या है, परिवार क्या है, तो हम कह सकते हैं कि परिवार वह समूह है, या परिवार वह समूह है जिसमें माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य रहते हैं। अन्य सदस्य होते हैं या रहते हैं, जो भी बोलो। अन्य सदस्य का मतलब हो गया, हो सकता है कि देखो परिवार वो भी कहलाता है जो माँ, मम्मी पापा और मम्मी पापा के जो बच्चे हैं वो सब रहते हैं, तो वो भी परिवार ही कहलाता है। लेकिन कोई परिवार अभी भी ऐसा है जिसके मम्मी पापा, चाचा चाची भी साथ रहते हैं, दादा दादी भी साथ रहते हैं, तो वही अन्य सदस्य में यहाँ क्या क्या आ जाएगा। अगर उस परिवार में चाचा चाची साथ में रह रहे हैं तो वो भी आ जाएगा परिवार में ही, दादा दादी साथ रह रहे हैं तो वो भी आ जाएगा परिवार में। अन्यथा परिवार में तो यहाँ लिखी दिया कि माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्य होते हैं, तो यही है परिवार। उसके बाद हम सब भी परिवार के साथ रहते हैं और खेलते हैं, खाते हैं। हम सब भी तो परिवार के ही साथ रहते हैं ना, और वो लोग के साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्ती करते हैं। ठीक है, अब देखो परिवार के प्रकार। परिवार जो होता है ना, 2 प्रकार का होता है। परिवार कितने प्रकार का होता है, एक होता है संयुक्त परिवार। ठीक है, क्या होता है, संयुक्त परिवार, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ज्वाइंट फैमिली। क्या बोला जाता है, ज्वाइंट फैमिली। एक होता है एकल परिवार। एक तो क्या होता है, एकल परिवार, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फैमिली। अब ज्वाइंट फैमिली जो होता है, संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, ये बड़ा परिवार होता है। ये क्या होता है, बड़ा परिवार। ऐसा परिवार जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, चाचा चाची के बाल बच्चे और हम लोग हम मम्मी पापा सबका जो बाल बच्चे रहता है, ये सब ही एक साथ जो रहते हैं वही कहलाता है संयुक्त परिवार। क्या कहलाता है, संयुक्त परिवार। और यह परिवार बड़ा परिवार होता है। ठीक है, यह परिवार कैसा होता है, बड़ा परिवार होता है, क्योंकि सभी क्या हो, साथ रहते हैं, इसलिए बड़ा परिवार होता है। एक होता है एकल परिवार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं, मम्मी पापा और बच्चे रहते हैं। ऐसा परिवार को क्या बोलते हैं, एकल परिवार बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर फैमिली। और यह परिवार जो होता है छोटा होता है, यह छोटा परिवार होता है। ठीक है, अब देखते हैं परिवार के सदस्य। अब यहाँ से बढ़िया से समझना, परिवार के सदस्य। सबसे पहला शब्द आता है पिता। पिता क्या करते हैं, परिवार का पालन पोषण करते हैं। कहीं वो धूप में तपते हैं, जलते हैं,
तब जाके तुम लोग का पालन पोषण हो पाता है। वो अपना शरीर को धूप में, या कड़ी से कड़ी धूप हो या कड़ी से कड़ी बरसात हो, उसमें खटाते हैं, तपाते हैं, तब जाके तुम लोग के बदन पे जो होता है ना, अच्छा सा कपड़ा दिखता है, पहन पाता है, या अच्छे से पढ़ने के लिए आ पाता है, या दो निवाला अच्छे से खा पाता है। ये होता है पिता की अहमियत। इसलिए तो कहा करता है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का एक बहुत बड़ा आसमान है। किसी ने कहा है कि पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का एक बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता है तो माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चे के सारे सपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। और हम लोग कभी कभी क्या होता है, नादानीपंथी हम लोग के अंदर में आ जाता है, और वो कहता है ये ऐसे चलो, वैसे करो, तो हम लोग नहीं सुनते हैं, अनसुना करते हैं। जहाँ पे अनसुना करते हैं वहीं पे हम लोग के अंदर से संस्कार धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। बहुत बुरे। और एक बात हमेशा याद रखना, संस्कार के बिना शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता है। अगर तुम बढ़िया से पढ़ लिख लो, अच्छा खासा तुम पढ़ लिख लो, तुम्हारे पास नॉलेज भी है सिलेबस का, तुम जो भी सिलेबस पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, या सोशल साइंस पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उसका तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज है, लेकिन तुम्हारे अंदर में अगर संस्कार नहीं है तो उस शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। ये बात हमेशा याद रख लेना। तो संस्कार के बिना शिक्षा अधूरा होता है। अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई का एक ही अर्थ है कि हमें चलना भी आना चाहिए, हमें बोलना भी आना चाहिए, और हमें दिशा भी चुनना चाहिए, और हमें कैसी राह पे चलना चाहिए, कैसा रास्ता हम अपने जीवन के लिए चुनना चाहिए, हमें किस राह पे चलना चाहिए, किस राह पे नहीं चलना चाहिए। अगर हम एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो सोच समझ के बढ़ाएं। पहले सोचे ये जो कदम मेरा चल रहा है, जिस दिशा की ओर, जिस मार्ग की ओर चल रहा है, जिस रास्ते की ओर चल रहा है, क्या मेरे जीवन के लिए सही रहेगा। अगर मेरे जीवन के लिए अपने आप से 100 बार पूछेंगे, 100 बार सवाल खड़ा करेंगे, अगर अपने जीवन के लिए वो कदम सही रहेगा, सही दिशा देगा, एक नई रास्ता देगा, एक नई मंजिल की ओर लेके चला जाएगा, तब वो कदम बढ़ाओ। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी त्रुटि लग रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं ये मेरे जीवन के लिए उचित नहीं रहेगा, अनुचित रहेगा, तो कदम को रोक लो। संस्कार बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हो तुम लोग, अभी जो यहाँ पे आते हो शिक्षा, अभी जो हम लोग कहाँ कोचिंग का नाम क्या है, संस्कार पाठशाला में जो पढ़ने आते हो, तो यहाँ पे पढ़ाई ही नहीं बल्कि संस्कार पे भी बातचीत किया जाता है, जीवन के बारे में भी बातचीत किया जाता है, हर एक छोटी छोटी वस्तु की अहमियत के बारे में भी बातचीत किया जाता है। पढ़ाने से ज़्यादा फोकस रखते हैं तुम लोग को सिखाने में। बस कमी है एक चीज़ की, वो है मेहनत करने की, मन लगा करके। और दूसरी कमी क्या है कि माँ पापा का आज्ञा का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये बात याद रख लेना। अगर उनका बातों का अनसुना करता है तो जीवन तुम्हारा, ये मत सोचना कि मेरा जीवन जो है ना निखर जाएगा, क्योंकि संसार में वही व्यक्ति खुश है जिनके सर पे उनका माँ बाप का हाथ है, वही व्यक्ति सफल है जिनके सर पे उनका हाथ है, अन्यथा नहीं है। अगर कोई सफल व्यक्ति भी है, अगर वो माँ बाप को दुख तकलीफ में छोड़ करके अपना धंधा करने निकल पड़ा है, या कहीं पे सेटल हो गया जा करके, माँ बाप को त्याग दिया, छोड़ दिया है, तो उसका दुर्गति आज नहीं कल तय है। ये बात याद रख लेना। तो अपने जो पिता होते हैं उसकी अहमियत को मत भूलो। वो तुम लोग के अच्छे जीवन के लिए, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे
से खाना खा सको, अच्छे से रह सको, उसके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं। तो लाइट कट गया था तो इमरजेंसी लाइट से काम अब चला रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग? पिता के बारे में समझ रहे थे, ठीक है ना। तो पिता हम लोग के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, वो है तो हमारा जीवन है। ये बात याद रखना। पिता का अगर कीमत पूछना है तो उस परिवार से जाके पूछना जिस घर में पिता नहीं है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो कि एक पिता के बिना ज़िंदगी एक बच्चा को गुजारना पड़े। बहुत क्या बोलते हैं, दुखदायक जीवन होता है। हमने बहुत ऐसा परिवार को देखा है जिस घर में पिता नहीं है, जीवन किस तरह से उसका कटता है, किस तरह से वो कितना दुखी है उसके जीवन में, कितना सुखी है उसके जीवन में। बहुत परिवार को हमने देखा है ऐसा। इसलिए पिता है तो अभी कद्र करो, उसका आज्ञा का पालन करो, जैसे भी करो। बात याद रखना, उसी से तुम्हारा जीवन है जुड़ा हुआ, नहीं तो तुम्हारा जीवन का कोई अथी नहीं है। अगर एक रोज़ की एक महीना अगर तुम लोग का प्रवेश करना छोड़ देगा ना, खिलस जाएगा भूख से। ये बात याद रख लेना। दूसरा शब्द आता है माता, यानी माँ। माँ क्या करती है? घर का ध्यान रखती है और खाना बनाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काम नहीं करती है। बात याद रख लेना। माँ जो होती है, माँ ही एक ऐसा रूप होता है जो कि तुम लोग को सबसे पहले जो है, सबसे पहला शिक्षक जो होता है ना किसी भी बच्चे का, वो माँ ही होती है। क्योंकि जिस टाइम तो पॉ पू पै पी पॉ कर रहा होता है, उसी टाइम क्या करता है? माँ बोलना सिखाती है। पहले प क्या बोलना सिखाती है? प, फिर पा, फिर जाके एगो पा हो गया तो एगो और पा बोल दो, पापा। फिर माँ, अगर मामा बोलना सिखाना हो तो माँ, मो, फिर माँ, तब जाके फिर मामा, तब जाके बनता है, तब वो बोलना सीखता है। इस तरह से तो माँ की भी अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत है। उनका भी जो भी कहता है कि सब कुछ बच्चे के शिकायत आया था, घर से आया हुआ पड़ा हुआ की शिकायत, किसे सुनता नहीं है, बातचीत कर बोलते हैं ये करो तो करता है वो, शाम में घर पे नहीं पढ़ता है, घर पे पढ़ने नहीं बैठता है। तो इससे तुम्हारा ही क्षति है ना, तुम्हारा ही जीवन का नुकसान होता है ना। वो तो अपना कर्तव्य निभा रहा है तुम्हें पढ़ा के। तुम जिस कोचिंग में पढ़ना चाहता है उस कोचिंग में जाके भेज देता है पढ़ने के लिए, जिस स्कूल में पढ़ना चाहता है उस स्कूल भेज देता है पढ़ने के लिए। तुम्हें जो चाहिए वो ज़रूरत को तुम्हें पूरा कर देता है। तुम्हें कॉपी चाहिए कॉपी ला के देता है, किताब चाहिए किताब ला के देता है, पेन चाहिए पेन ला के देता है। वो तो अपना काम कर रहा है, अपना कर्तव्य निभा रहा है। लेकिन तुम जो है, जो बच्चे हो या मम्मी पापा का औलाद हो, क्या औलाद होने का कर्तव्य निभा रहा है? बेटा हो तो बेटा होने का कर्तव्य निभा रहा है, बेटी हो तो बेटी होने का कर्तव्य निभा रहा है? नहीं निभा रहा है तो चीटिंग कर रहा है, धोखा दे रहे हो उसे। वो तो ये सोच रहा है कि हाँ मेरा बच्चा जा रहा है पढ़ने के लिए तो पढ़ रहा है, सीख रहा है। अगर नहीं सीख पा रहे हो, नहीं मेहनत करके पढ़ रहे हो, तुम चीटिंग कर रहे हो। और इस संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी को धोखा देना। ये बात याद रख लेना, इससे बड़ा पाप होता ही नहीं है। ये खून करने से भी बड़ा पाप है माँ बाप को चीट करना, धोखा देना। और तुम लोग खुद सोच लो कि तुम लोग क्या कर रहे हो। और दूसरी बात, अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा मात्रा में। तीसरा क्या है? भाई बहन। यहाँ पे भी थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे कि भाई बहन, देखो भाई बहन साथ खेलते हैं और साथ में पढ़ते हैं। लेकिन पता है भगवान जो है ना, भाई बहन का जो रिश्ता होता है या भाई भाई का जो रिश्ता होता है ना, वो विपत्ति बांटने के लिए बनाया था। लेकिन आजकल क्या हो रहा है?
संपत्ति बांट रहा है। विपत्ति बोले तो दुख सुख। भाई भाई का जो रिश्ता भगवान बनाया था क्या करने के लिए? विपत्तियां बांटने के लिए बनाया था। लेकिन आजकल का युग में क्या हो रहा है? संपत्ति बंटवारा हो रहा है। तो ऐसा जब होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखते हैं नज़र से, या कुछ बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? कलयुग आ गया, कलयुग प्रवेश कर गया, कलयुग आ गया। ठीक है, कलयुग आ गया, लाया कौन है? कौन लाया है? हम लोग का गलत विचारधाराएं, गलत बुद्धि, अधूरा शिक्षा, 2 4 5 क्लास तक का पढ़ा लिखा व्यक्ति। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ जो होता है ना, जैसे सबसे बड़ी बात है हम लोग का विचार। विचार हमारा जीवन तय करता है कि मेरा जीवन क्या होगा। शिक्षा के साथ साथ में विचार भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छे विचार का होना, एक अच्छे व्यक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे भगवान राम के पास सुना था ना, भगवान राम के पास जब उसको वनवास भेजा गया था तो वनवास में क्या था उसके पास? ना खाने के लिए सही तरह से खाना था, ना रहने के लिए सही तरह का झोपड़ी था। लेकिन 14 साल उन्होंने गुजार दिया वहाँ पे। लंकापति लंकेश रावण के पास क्या था? सोना का लंका था उसके पास। क्या चीज़ का कमी था? कोई चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन आज लंकापति लंकेश को जो है पूरी दुनिया बुराई के प्रतीक से देखता है, और भगवान श्री राम को अच्छाई के प्रतीक से देखता है। और राम नाम के पहले में पुरुषोत्तम श्री राम लगता है। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में सबसे उत्तम। पुरुष जो होता है उसमें सबसे उत्तम जो होता है उसी को क्या बोला जाता है? पुरुषोत्तम बोला जाता है। क्यों? अंतर क्या है? जबकि अगर ज्ञान की बात किया जाए, बुद्धि की बात किया जाए, तो रावण के पास बहुत बुद्धि था, लंकेशपति के रावण के पास। तब ना जब राम भगवान जो वान तीर मारा था रावण को, मारने के बाद जो जब मूर्छित होकर के उन्होंने जमीन पे गिर पड़े थे रावण, तो उनके पास किसको भेजा था? लक्ष्मण को, ज्ञान लेने के लिए। जाओ कुछ तुम्हें सिखाएगा, सीख ले लेना। तो जब लक्ष्मण उनके पास गया था तो उनके सिर के पास जाके खड़ा हो गया था। तो वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो लक्ष्मण फिर वापस चले गए अपने भैया के पास। वो तो अभी भी घमंड में है, कुछ नहीं बोलता है। तब भगवान राम ने उसको बताया, जब भी किसी से ज्ञान लेना होता है तो उसके चरणों के पास जाते हैं, और विनम्रता भाव से हम उसके पास ज्ञान लेने की अनुमति या आज्ञा अपना रखते हैं, बात रखते हैं। तो फिर दोबारा गया लक्ष्मण वहाँ पे, और उनके चरणों के पास जा कर के हाथ जो करके विनती करके उनसे बोला कि आप इस अंतिम क्षण में अगर कुछ हमें सीख देना चाहते हैं, हे लंकापति लंकेश, आप दीजिए मुझे। तब उन्होंने बताया था अहंकार के बारे में कि आज हमारे पास, मेरे पास हर कुछ था। ज्ञान था, सोना का लंका था, बहुत कुछ था मेरे पास, हमारे पास। भगवानों से दिया गया कई वरदान था उनके पास, लेकिन फिर भी कोई काम नहीं आया। और उसका अंत जो हुआ, और वो बताया एक ही चीज़ की वजह, अहंकार, घमंड के वजह से। तो हमारे अंदर में अहंकार का भी होना और घमंड का भी होना, ये अंत हो सकता है, हमारा अंत हो सकता है, हमारा पतन हो सकता है। तो अहंकार भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो अहंकार भी हमारे जीवन का फुल स्टॉप, हमारे जीवन में फुल स्टॉप लगा सकता है, हमारे जीवन का अंत हो सकता है। बहन, अब हमसे अगर मान के चलो बहन सब है, भाई है, बहन है, होता है ना घर में, बहन का कीमत उनसे पूछो, उन भाई से जाके पूछो। तुम लोग को तो कदर नहीं है, क्योंकि इसके प्रति भी हम लोग के पास कंप्लेन आता है गार्जियन के द्वारा। बहन की कीमत उस भाई से जाके पूछो। रक्षाबंधन के दिन जिस भाई का कलाई सोना रह जाता है, और भाई का कीमत उससे पूछो जो बहन तरस के रह जाती किसी के हाथों में कलाई बांधने के लिए।
और तुम लोग आपस में लड़ते हो, आपस में झगड़ते हो, लाड़ प्यार से रहने के बजाय तुम लोग खिलवाड़ करते हो। तुम उसका गलती निकालते हो, वो तुम्हारा गलती निकालता है। ऐसे कर करके लड़ाई झगड़ा कर लेते हो और गार्जियन यहाँ तक कंप्लेन कर देता है, जो कि गलत बात है। पढ़ने आते हो, सीखने आते हो, सही चीज़ सिखाते हैं, समझते भी हो, तुमको भी पता है सही क्या है गलत क्या है, फिर भी वही काम करोगे। एक बात बताओ, तुम सपोज करो एक भाई है एक बहन है, ये है भाई मोटका, ये बहन, ठीक है, पतर की। अब ये दोनों आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा, ठीक है, मान के चलो लड़ाई झगड़ा कर रहा, लड़ाई झगड़ा कर रहा। अगर लड़ाई झगड़ा कर ही रहा है ये दोनों आपस में, अगर मान के चलो ये भाई है, भाई जीत गया, ठीक है, भाई जीत गया, तो भाई जीत गया तो हार किसका हुआ? बहन का, बहने का हार हुआ, तुम्हारा हार नहीं हुआ। उसका जो भाई जीता है भाई का हार नहीं हुआ, बहन किसका है? इसी का तो है। ई जीतेगा तो इसका भी जीत होगा, ई हारेगा तो इसका भी हार होगा। ई जीतेगा तो ई जीतेगी तो इसका भी जीत होगा, ई हारेगी तो इसका भी हार होगा। तो परिवार से, परिवार के मेंबर से या सदस्य से लड़ झगड़ के हम करेंगे क्या? जीत के ही क्या करेंगे? हार तो परिवार ही रहा है ना, परिवार का कोई सदस्य ही ना हार रहा है। जब परिवार का कोई सदस्य हार रहा है तो भी तो हमारा परिवार ही है ना। हमेशा समझदारी पूर्वक से कोई भी काम करना चाहिए, समझदारी पूर्वक होकर के या समझदार बन के काम करना चाहिए। दूसरी बात, अगर सबसे पहला कर्तव्य क्या है कि हमारे जीवन में या हमारे घर में जो हमसे बड़े हैं, अगर वो कुछ भी कह रहे हैं ना, आज्ञा का पालन करना चाहिए उन्हें। ये बात हमेशा याद रख लेना। आगे देखते हैं। दादा दादी हमें कहानियाँ सुनाते हैं और संस्कार सिखाते हैं। दादा दादी क्या करते हैं? हमें कहानियाँ सुनाते हैं और संस्कार सिखाते हैं। इतना ही नहीं, पिता के बारे में कितना कुछ समझाएं, कितना कुछ बोलें। एक पिता के बारे में जब इतना कुछ बोल रहे हैं, वो तो हमारे बाप का बाप है ना। दादा कौन है? हमारे बाप का बाप है। तो उसकी कितनी अहमियत होगा हमारे जीवन में? बहुत ज़्यादा अहमियत होगा ना। तो दादा दादी का भी बहुत ज़्यादा, पिता से ज़्यादा कदर होता है इनका, क्योंकि हमारे बाप का बाप है। ये मत बोलो। हाँ, तो जैसा कहता है वैसा कहो। इनके पास जब इनसे लगाव हो जाएगा ना, एक दोस्त बन जाएगा दादा। दादा हर पोता पोती का दोस्त होता है, तो जिनके घर में है एक अच्छा दोस्त बन जाएगा। अगर तुम उसका कहना तो मानो, उसका बातें उसके अनुसार से चलना तो सीखो। फिर देखो तुम्हें अच्छे अच्छे कहानियाँ भी सुनाएगा, अच्छे अच्छे बातें भी सिखाएगा। ये होता है दादा दादी। उसका परिवार का महत्व। परिवार हमें प्यार, सुरक्षा और सहयोग देता है। प्यार क्या करता है परिवार? सुरक्षा, सहयोग और क्या करता है? प्यार, सुरक्षा और सहयोग देता है। हम एक दूसरे की परिवार में क्या करते हैं? मदद करते हैं। और हमें करना भी चाहिए एक दूसरे का मदद। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए, चाहे कोई भी चीज़ में हो। परिवार हमें बड़ों का आदर करना और छोटे से प्यार करना सिखलाती है। यही परिवार का नियम होता है। तो हमारा जो कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य यही है कि बड़ों का जो कहे अनुसार जो भी बोला है, उनकी आज्ञा का पालन करना। और छोटे का क्या करना? छोटे से प्यार करना, उसका देख रेख करना, देखभाल करना। ना कि अब छोटा है तो कुछ बोले, अब बहुत छोटा है मान के चलते, बहुत ज़्यादा छोटा है, अगर समझ उसके पास नहीं, उसको बोले ये करने नहीं किया तो खींच लिए एक तमंचा। ये एक रास्ता नहीं है। समझ में आ गया ना? ये एक रास्ता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जितना कुछ सिखाना चाह रहे हैं वो समझ आ गया होगा, सीख गया होगा। और आगे से कोई तरह का कंप्लेन ना आए तो बेहतर है ना। क्योंकि जो चीज़ अगर एक बार बतला दिया गया है, उसी के प्रति अगर दोबारा कंप्लेन आता है तो फिर वो शिक्षा तो व्यर्थ हो गया।
वो शिक्षा रहा कहाँ तक, फिर व्यर्थ हो गया ना। सिखाया चीज़ का तुम्हारे ऊपर से असर हट गया, या सिखाया हुआ चीज़ पढ़ाया हुआ चीज़ तुम्हारे अंदर से निकल गया, तो फिर उस शिक्षा का कोई मूल्य है? कोई मूल्य है? कोई मूल्य नहीं है। समझ में आ गया ना। और तुम लोग भी अगर वीडियो पसंद आता है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और अपने दोस्तों तक भी भेजो। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।